हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम एनटीपीसी का एक नया सीरीज चालू किए हैं जिसमें एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को करवा रहे हैं। तो आज का जो पेपर है या 16 फरवरी 2021 को पेपर हुआ है उसको हम करने वाले हैं। तो आज का जो क्लास है वह क्लास नंबर 21 है। इससे पहले 20 क्लास हो चुका है, तो आप लोग जाकर उसको भी देख लीजिए, क्योंकि जितने भी हम क्लासेस करवाए हैं वह आप लोगों के लिए पेपर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेज हैं, तो आप लोग उसको मिस मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय गंवाए। और इससे पहले अगर अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आप लोगों को जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कथन और निष्कर्ष से। तो जो कथन है कि यदि आप यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो इसके समक्ष में जो धाराएं देखते हैं। धारा क्या है कि लोग जुर्माना से बचने के लिए नियमों का पालन करना शुरू कर सकते हैं, तो यह वाला सही होगा। और दूसरा है कि ट्रैफिक नियम लोगों की सुरक्षा के लिए है, तो यह वाला पॉइंट गलत होगा, क्योंकि जो ऊपर धारा दी गई उसमें ट्रैफिक से संबंधित कोई भी बात नहीं कही गई है। तो इसमें कौन सा सही होगा? केवल एक सही होगा। तो एक वाला किस में है? तो ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर ए में केवल धारणा एक निहित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है एक समबाहु त्रिभुज के परिध 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक परिवृत्त खींचा गया है। उस समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई पूछा है। तो प्रश्न में देख लेते हैं कि प्रश्न में कहा गया है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक इस समबाहु त्रिभुज के परितः समबाहु 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक परिवृत्त खींचा गया है। तो यहाँ से मान लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज की भुजा वह a सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इससे जब इस पर लंब डालेंगे तो यह इसको 2 बराबर भागों में बांटेगी, यानी कि a/2 यह हो जाएगा और a/2 यह हो जाएगा। अगर इससे इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो एक सीधा सीधा भी होता है। समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला होता है a√3। तो आप डायरेक्ट इस तरीके से निकाल लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला होता है a√3, और समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या कितनी है? तो वह 7 है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 7√3 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7√3। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है निम्न में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT को सबसे पहले स्थापित किया गया था? तो वह कौन सा प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि वह कौन सा IIT संस्थान है जिसको पहले स्थापित किया गया था? तो वह है IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर को सबसे पहले स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कथन और निष्कर्ष है। कथन देख लेते हैं कि कथन है कि सभी बंदर गधे हैं, कुछ गधे घोड़े हैं, कोई भी घोड़ा बंदर नहीं है। तो इस पर निष्कर्ष है कि कुछ घोड़े बंदर हैं और कुछ गधे बंदर नहीं है। तो इसको हम बना लेते हैं कि सभी बंदर गधे हैं। तो ये सभी बंदर 20 कर देते हैं, सभी बंदर गधे हैं। फिर कहा कि कुछ गधे घोड़े हैं, तो यहाँ से कुछ गधे को GS से घोड़े ले लेते हैं। फिर कोई भी घोड़ा बंदर नहीं है, कोई भी घोड़ा बंदर नहीं है। तो परफेक्ट बना है। अब पेपर में पूछ रहा है, तो प्रश्न पूछ रहा है पहला वाला निष्कर्ष कि कुछ घोड़े बंदर हैं तो कुछ घोड़े बंदर हैं, तो यह वाला गलत हो जाएगा। और फिर दूसरा पूछा कि कुछ गधे बंदर नहीं है, तो कुछ गधे बंदर नहीं है, तो यह वाला ऑप्शन सही है। यानी कि दूसरा वाला सही है। तो दूसरा वाला किस में निहित है? दूसरा वाला आप लोग देखिए
दूसरा वाला किस में पालन कर रहा है, तो केवल ऑप्शन नंबर बी में दूसरा वाला पालन कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है कि एक्स, वाई और जेड 3 वस्तुएं हैं जिनकी आकृति एक्स की जो है त्रिभुजाकार, वाई की जो है वर्गाकार और जेड की जो है पंचभुजाकार है, और यह लाल, हरे और नीले रंग की, यानी कि एक्स लाल रंग की, वाई हरे और जेड नीले रंग की है। ये सोना, चांदी और कांस्य नामक भिन्न भिन्न सामग्रियों से बनी है। एक्स लाल रंग की है और एक्स लाल रंग की है लेकिन वर्गाकार नहीं है। वाई जो है चांदी की बनी है लेकिन हरे रंग की नहीं है। एक्स कांस्य की बनी है लेकिन जेड का आकार पंचभुजाकार है। जेड जो है किस सामग्री की जो है बनी हुई है। तो यह रीजनिंग का सवाल है, इसको इस प्रकार से सेट कर लेंगे कि एक्स जो है कांस्य की बनी है और लाल रंग की है और त्रिभुजाकार बनी है। इसी प्रकार से वाई चांदी की बनी है, नीला है और वर्गाकार है। जेड सोना है, हरा है और पंचभुजाकार है। तो प्रश्न में पूछा कि जेड किस चीज़ से बनी है, तो वह सोने से बनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोना यानी कि गोल्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है अप्रैल 2016 में भारत सरकार के द्वारा आरंभ किया गया ई नाम जो है क्या है। तो ई नाम का फुल फॉर्म क्या है, तो ई नाम मतलब ई नाम 2016 में जो आरंभ किया था ई नाम, उसका मतलब क्या था। तो ई नाम जो है एक कृषि बाजार के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मंच था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यह दिया है 2b, यानी कि यह 2 से 2 और b दिया है। तो यानी कि यहाँ से हम देख लेते हैं 2 में 2 जोड़ने पर 4 आया है, फिर 4 में 3 जोड़ने पर 7 आया है, फिर 7 में 5 जोड़ने पर 12, फिर 12 में 5 जोड़ने पर 12 में 7 जोड़ने पर 19, फिर 19 में 11 जोड़ने पर 30, फिर 30 में जो है 13 जोड़ने पर 43 आया है। फिर 43 में क्या जोड़ेंगे, 43 में इसी प्रकार से विषम संख्या 13 के बाद 17 आएगी, तो 43 में 17 जोड़ने पर आपका आ जाएगा 60। तो 60 किस में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में 7 नहीं है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। तो यहाँ से बी जो है 2 का है, डी जो है 4 का है, जी जो है 7 का है, एल जो है 12 का है, एस जो है 19 का है। इसी प्रकार से आगे करेंगे। तो यहाँ से 43 हो गया, तो 43 उसके बाद 30 को जो है 7 का है तो 17, 60 आया है, यहाँ से 60 आया है, तो 60 में जब जो है 24 का करेंगे तो 60 में जो है 24 दूनी 48, 24 में जब 2 को गुणा 48 घटाएंगे तो बचेगा 2 और 5 यानी कि 12 बचेगा। तो 12, 4 2 8 2 10, 4 1 5 1 6, 12 आएगा। तो 12 पर किसका हो रहा है, एच तो आ नहीं रहा है, देख लेते हैं कैसे किया गया है। तो 60 पे एच आया है, 60 पे एच, 43 का क्यू, उसके बाद एच। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 60 का एच। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न है अप्रैल 2019 में किन्होंने जो है फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी यानी कि FRS के लिए चुनी जाने वाली पहली जो है भारतीय महिला बनी थी। तो FRS के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो वह थे डॉक्टर गगनदीप कंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है कि 4500 की धनराशि पर 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष और 8 माह की अवधि के पश्चात जो प्राप्त है मिश्रधन होगा वह कितना होगा। तो इसका सलूशन देख लेते हैं कि 4500 रुपये पर जो है 2 वर्ष के लिए
तो 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष प्लस 8 महीना, तो 2 + 8/12 यानी कि 2 + 2/3 वर्ष। रेट कितना दिया है 12%। तो इस पर निकालना है। तो चक्रवृद्धि मिश्रण बराबर क्या हो जाएगा, तो P + 1 + R/100 1 + RT/100। तो यहाँ से इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर इसका आंसर आ जाएगा 6096 रुपये। तो इसका सही आंसर होगा 6096। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है कि 2 त्रिभुजों के जो है क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है, तो उनके आधारों का अनुपात क्या होगा। तो जो ऊंचाइयों का अनुपात होगा क्षेत्रफल का अनुपात होगा, तो उनके आधारों का अनुपात क्या होगा। तो आधारों का अनुपात जो होगा उसके वर्ग होगा। तो 4:3 है, तो 4:3 का वर्ग कितना होगा, 4 चौको 16 3 त्रिके 9, तो उसका हो जाएगा 16:9। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, यदि पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग, पंचभुज के जो सभी अंदर के कोणों का जो अनुपात दिया है वह 1:3, 3:3, 5:3, 7:11 दिया है। सबसे छोटे आंतरिक कोण का जो है माप पूछा है। तो सीधा सीधा पंचभुज के जो है सभी 5 कोणों का योग जो है जोड़ लेते हैं, कितना होगा, तो वह होता है 540। पंचभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग होता है 540 और सभी कितने दिए हैं, तो x + 3x + 5x + 7 टोटल जोड़ने पर आ रहा है 27x। तो 27 का वैल्यू दिया है 540, तो 1 की वैल्यू पूछेगा, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है कि साधारण ब्याज की कितनी दर पर कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की जो है 3 गुनी हो जाएगी। तो स्वयं की 3 गुनी किस साधारण ब्याज पर हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि P जो है 8 वर्षों में 8% की दर से 3P हो जाती है। तो 8 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, तो 3P - P यानी कि 2P हो जाएगा। तो साधारण ब्याज 2P बराबर P + R, P × R × 8/100। तो यहाँ से P की वैल्यू निकल, तो यहाँ से R की वैल्यू निकल जाएगी 25%। तो कितने परसेंट पे होगा, तो 25%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25%। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, पिघली हुई मैग्मा से बनने वाली चट्टानों को क्या कहा जाता है। तो पिघली हुई मैग्मा से बनने वाली चट्टानों को जो है आग्नेय चट्टान कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारतीय अनुसंधान स्टेशन अंटार्कटिका में जो है नहीं है। तो कौन सा अनुसंधान स्टेशन है जो कि अंटार्कटिका में जो है नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिमालय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है, एक विक्रेता ने 1 रुपये में 16 क्लिपें बेची है और 25% का जो है लाभ कमाया है। उसने 1 रुपये में कितने क्लिपें खरीदी थी। चूँकि 16 क्लिप को जो है 1 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है, तो 16 क्लिप का जो क्रय मूल्य होगा एक क्लिप का 100/125 कर देंगे, तो सीधा सीधा 4/5 रुपये आ जाएगा। तो 1 रुपये में कितनी क्लिप खरीदेगा, तो 16 का 5/4 कर देंगे, तो सीधा सीधा 20 क्लिप आ जाएगा। तो 1 रुपये में जो कितना क्लिप खरीदा था, तो 20 क्लिप खरीदा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी एक साथ मिलकर उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी मिलकर उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो सिंपल प्रश्न है, इसको करते हैं कि ए और बी किसी काम को मिलकर 10 दिन में पूरा करते हैं, तो कितना काम करेंगे, तो 1/10 काम। बी और सी उसी काम को मिलकर कितने दिन में पूरा करते हैं, तो 15 दिन में, तो कितना काम पूरा करेंगे, 1/15 काम। ए और सी मिलकर कितना काम करेंगे, तो 1/18 काम। टोटल जोड़ देंगे कितना हो जाएगा,
2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, टोटल कितना काम हो जाएगा, तो 20/90 काम। तो तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, तो 20/90 में जो है 2 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा टोटल 9 दिन। तो कितना दिन में काम कर देंगे, तो 9 दिन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 दिन। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। इनमें से कौन सी जो कि अभाज्य संख्या नहीं है पूछा है। तो इनमें से अभाज्य संख्या नहीं है तो वह है 817। 817 जो है एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय ब्रेटन वुड्स संस्थान नहीं है। इनमें से कौन सा जो निकाय हुआ ब्रेटन वुड्स संस्थान नहीं है, तो वह होगा संयुक्त राष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है, पी यक्ष से विवाहित है जो कि यम की पुत्री है, टी ओ की दादी है जो कि पी का पुत्र है, यश यम का पति है और डब्लू पी का पिता है। ओ का डब्लू से जो है क्या संबंध है। तो ओ का डब्लू से क्या संबंध होगा, तो इसको ब्लड रिलेशन का सवाल है, तो इसको हम लोग लगा लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर इस प्रकार से फिगर बनेगा। और फिर प्रश्न में पूछा है कि ओ और डब्लू का क्या संबंध है, तो ओ जो है डब्लू के पुत्र का जो है पुत्र होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुत्र का पुत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, एक समकोण त्रिभुज के आधार और उसकी ऊंचाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो उसके जो है सम्मुख शीर्ष से उसके कर्ण की जो है ऊंचाई कितनी है। तो उसके सम्मुख शीर्ष से उसके कर्ण की ऊंचाई कितनी होगी। तो फिगर बनाते हैं। तो सम्मुख शीर्ष से उसकी ऊंचाई h मान लेते हैं। तो इस प्रकार से उसका फिगर बनेगा। जो ऊंचाई दिया है 8 दिया है, या उसके आधार से यह वाली ऊंचाई पूछा है, तो यह h हो जाएगी। आधार वाली 15 सेंटीमीटर दिया है और यह वाली 17 सेंटीमीटर दिया है। तो अगर इसको x मान लेते हैं तो यह 17 माइनस x हो जाएगी। तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो त्रिभुज जब ए बी सी बड़े वाले में लेंगे तो बड़े वाले में ए बी की वैल्यू निकालेंगे, तो ए बी की वैल्यू निकालने पर 17 आ गई है। इसी प्रकार से छोटे वाले में जब लेंगे तो एच स्क्वायर माइनस 15x² करने पर यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा 225/17। तो x की वैल्यू ही हमें पूछा है, h की वैल्यू हमें पूछा है। तो x की वैल्यू ऊपर वाले समीकरण में रख देंगे, तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी। h की वैल्यू सॉल्व करने पर आ जाएगा 7 सही 1/17 सेंटीमीटर, यानी कि सम्मुख शीर्ष के जो है कर्ण की ऊंचाई कितनी होगी, तो 7 सही 1/17 सेंटीमीटर होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है, सूचीबद्ध 4 संख्याओं में से 3 किसी तरीके से संगत है। मतलब इनमें से कौन सी संख्या है जो सबसे अलग है। तो 143 यह जो है अभाज्य संख्या है, जो कि केवल 11 और 13 से कटेगी, विषम संख्या है और अभाज्य। इसी प्रकार 21 का भी गुणनफल होता है 3 × 7, यानी कि 143 का होता है 11 × 13, 21 का होता है 3 × 7, 105 का होता है 3 × 5 × 7 और 65 का होता है 13 × 5। तो यहाँ से सीधा कि ऑप्शन नंबर सी में जो दिया है कि 105 के जो है 2 से अधिक गुणज है, यानी कि 105 में जो है 3 गुणज है, 3 × 5 × 7, इसमें 3 गुणज है और सभी में 2 गुणज है। तो यह सबसे अलग है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न है कि इसको यानी कि कॉकरोच को यह लिखा गया है, तो इस स्कूटर को यह लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में इस चीज़ को क्या लिखा जाएगा। तो सिंपल प्रश्न है, पहले देख लेते हैं कॉकरोच को
यह लिखा गया तो किस क्रम में लिखा गया, तो सी का सी हो गया, फिर ओ में 1 जोड़ा गया, फिर सी में 2 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया, फिर 4 जोड़ा गया, फिर 4 से घटते हुए क्रम में किया गया। तो उसी प्रकार इसको करेंगे, तो इसको करेंगे तो यम में पहले 0 जोड़ेंगे तो यम आएगा, फिर ई में 1 जोड़ेंगे तो यफ आएगा, तो सभी में यफ है। फिर यस में 2 जोड़ेंगे तो 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21 है, 21 का होता है यू, तो यू इसमें नहीं है। फिर उसके बाद आएगा यम, तो यम में 4 जोड़ेंगे, यम का होता है 13, तो 13 में 4 जोड़ने पर आ जाएगा 17, 17 पर होता है नहीं, उसके बाद घटते हुए क्रम में आएंगे, सबसे लास्ट में 0, यानी कि सबसे लास्ट में ई का ई ही रहेगा। तो इसको सभी को जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है कि भारतीय संविधान के अनुसार यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना दिन की जो अवधि तक सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसकी सीट को जो है रिक्त घोषित कर सकता है। तो कितने दिन बैठा रह सकता है, तो 60 दिन। अगर वह 60 दिन तक बैठा रहता है तो उसकी सीट को जो है रिक्त घोषित कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 60 दिन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न है कि 1/1.4 प्लस 1/4.7 प्लस 1/7.10 ऐसे डॉट डॉट करते हुए 1/47.50 का जो है मान क्या होगा। तो सिंपल प्रश्न है, यह जो है एक प्रकार की जो है समांतर श्रेणी है जिसमें पहला पद 3 है और इसी तरह आते गए हैं। तो इसका सिंपल इसका पदों का योगफल कितना होगा, तो 1/सर्वांतर पहला पद माइनस अंतिम, 1/पहला पद माइनस 1/अंतिम पद। तो यहाँ से सर्वांतर कितना दिया है, तो 3 दिया है, तो 1/3 माइनस पहला पद कितना है, तो 1/1 है, अंतिम पद कितना है, तो 1/50 है। तो इस प्रकार से सॉल्व करने पर 49/150 आंसर आ जाएगा, 49/150। तो 49/150 किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता की जो घोषणा कब की गई थी। तो पूर्ण स्वतंत्रता की जो घोषणा की गई थी वह सन 1930 में की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी सन 1930, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से प्रसिद्ध सागल ढिल्लो शाहनवाज मुकदमे के जो है बचाव पक्ष के वकीलों में से एक थे। तो वह कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जो है उन वकीलों में से एक थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न है कि m/n संबंधे m-n बराबर जो दिया है 7 संबंधे 3 दिया है। तो इसी प्रकार m³ + n³ संबंधे m³ - n³ का मान पूछा है। तो सिंपल प्रश्न है, यहाँ से हम देख लेते हैं m/n इस प्रकार से दिया है, तो यहाँ से अगर n कॉमन ले लेते इस प्रकार से मतलब देख लेते हैं, तो यहाँ से m + n की वैल्यू 7, m - n की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से m की वैल्यू 5 रख लेते हैं, n की वैल्यू 2 रख लेते हैं। इस प्रकार सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी, कितना आएगी, तो 5 से 25 25 25 125 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 ही आएगा, 125 - 8 ही आएगा। तो 125 + 8 8 5 13, 133 ऊपर आ जाएगा और 7 117 नीचे आ जाएगा, यानी कि 133/117, 133 संबंधी 117, ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है कथन और निष्कर्ष है। कथन है कि सभी गुब्बारे रोबिन है, कोई भी रोबिन ग्लास नहीं है। कौन सा निष्कर्ष सही है, तो सभी रोबिन गुब्बारे हैं, सभी रोबिन गुब्बारे हैं, तो यह वाला कथन सही नहीं हो सकता। कोई भी गुब्बारा ग्लास नहीं है, कोई भी गुब्बारा ग्लास नहीं है, तो यह देख लेते हैं। तो इसमें से जो है केवल
दूसरा वाला ही सही है कि कोई भी गुब्बारा ग्लास नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इस प्रकार से फिगर बनेगा, तो इसमें होगा कोई भी गुब्बारा ग्लास नहीं है, तो यह सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 कथन निष्कर्ष है। कथन देख लेते हैं कि सरकारी नोटिस से पता चला कि अगले महीने से सभी को आयकर का भुगतान करना होगा, चाहे आपकी आय जो है कितनी भी हो। इस पे धारा है, धारा क्या है कि सरकारी कोषागार में कमी हो रही है, और दूसरा है कि देश के लोग अमीर हो गए हैं। तो इसमें से कौन सी धारा नीत है? तो इसमें से जो है न तो धारणा एक नीत है और न ही धारणा दूसरी नीत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कोई भी धारा नीत नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न है जीएसटी फ्रेमवर्क के संदर्भ में एसजीएसटी का जो है पूरा नाम क्या है? तो एसजीएसटी का जो पूरा नाम होता है वह होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी का फुल फॉर्म होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वहीं पर अगर दे देता है जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जीएसटी का होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न है एक पेंडुलम 3 सेकंड में 2 बार बजता है, दूसरा पेंडुलम 7 सेकंड में 5 बार बजता है। यदि दोनों पेंडुलम एक साथ बजाना शुरू करें तो 1 मिनट के बाद कितनी बार साथ बजेंगे? तो सिंपल प्रश्न है कि एक पेंडुलम जो है पेंडुलम एक जो है एक बार में 3/2 सेकंड के अंतराल पर बजता है, दूसरा पेंडुलम जो है एक बार में 7/5 सेकंड के अंतराल में बजता है। तो दोनों कितने बनेंगे? तो 3/2 और 7/5 का एलसीएम ले लेंगे तो 21/1 सेकंड के जो है अंतराल पर बजेगा। तो 21/1 सेकंड के अंतराल पर बजेगा। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। 60 सेकंड में कितने बजेंगे? तो 60/21 के अंतराल पर, यानी कि 2 सही 6/7, यानी कि 2 बार पूरा बजने के बाद जो है वह दोबारा से बजेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न है कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठित राजनीतिक दल का जो है नाम बताइए। कांग्रेस पार्टी को जो है छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने जो है किस राजनीतिक दल को जो है ज्वाइन किए थे? तो उसका नाम है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को जो है पार्टी को सुभाष चंद्र बोस जी ने ज्वाइन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न है कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? कैलाश पर्वत जो किस क्षेत्र में स्थित है? तो वह तिब्बत में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिब्बत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न है x+1/x की वैल्यू 7 दिया है, x-1/x की वैल्यू पूछा है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है कि x+1/x की वैल्यू 7 दिया है, तो दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो 49 आ जाएगा। x+x² की वैल्यू अगर दोनों में से 4 घटा देते हैं तो x² - 1² - 2 की वैल्यू आएगा। तो 49 में से 2 घटाने पर 49 में से 4 घटाने पर 45 आ जाएगा। तो यह x - 1² की वैल्यू 45 √45 आ जाएगा। तो √45 की वैल्यू होता है 3√5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3√5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान रूप से मुगल परंपरा से जो है प्रभावित हुआ है? तो मुगल परंपरा से जो है कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो है प्रभावित हुआ है? तो वह है कथक। कथक नृत्य जो है अपने मुगल परंपरा से प्रभावित हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो आइए इसको देख लेते हैं। तो 5 से 7 जो है आया है कि 5 में 3 का गुणा किए, तो 5 3 15, 15 में से 8 घटाने पर 7 आया है। उसी प्रकार 7 में 3 का गुणा किए, 7 3 21, 21 में से 7 घटाने पर 14 आया है। तो उसी प्रकार से 36 में जब जो है पहले 8 घटाएं, फिर 7 घटाएं, फिर 6 घटाएं, तो अब 5 घटाएंगे। तो
36 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 छक्का 18, 3 तिरिक 9 1 10, 108 आएगा। 108 में से 5 घटाएंगे तो सीधा सीधा 103 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 है कि इनमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा जो है गलत है। तो वह होगा, पहले देख लेते हैं कि कैगा कर्नाटक में, तो कैगा जो है कर्नाटक में तो यह सही है। काकापार जो है गुजरात में, तो यह भी सही है। कुडुकुलम जो है कहाँ पर है, तमिलनाडु में, तो यह भी सही है। जबकि कलकप्पम कर्नाटक में नहीं है, तो यह वाला गलत दिया। तो प्रश्न पूछा कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। कलपक्कम है कहाँ, तो यह है तमिलनाडु में। कैगा कर्नाटक में, कागापार गुजरात में, कुलकुलम तमिलनाडु में। तो इसमें कौन सा दिया था, कलपक्कम जो दिया था, तो वह होगा तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न है इनमें से कौन सा राष्ट्रीय दक्षिण भारत में कोरोमंडल तट पर से सटा हुआ है और कृष्णा और गोदावरी नदी के कुछ हिस्सों से जो गुजरता है। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है कोरोमंडल तट से जो है सटा हुआ है तथा कृष्णा और गोदावरी नदी के जो कुछ हिस्सों से होकर गुजरता है। तो कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग है 4। राष्ट्रीय जलमार्ग जो है 4 जो है यह कोरोमंडल तट से जो है सटा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न है दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के जो कोच कौन है। भारतीय पुरुष फुटबॉल कोच के जो कप्तान हुआ है इगोर स्टिकमैक। इगोर स्टिकमैक जो है भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के जो है कोच है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न है कि 3 + बार 2.6 - 2.14 का बार धन 1.3.3 का बार का योग कितना होगा। तो बार वाला ऊपर सवाल हम एक बताए हैं, जिसमें 3 + 26/29 कर देंगे तो यह आ जाएगा -2.14 जितने बार दिए हैं उतने 9 लिख देना है, +1 जितने बार है उतने 9 कर देना है। तो इस प्रकार से करने पर टोटल आ जाएगा 2.45 बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.45 बार। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 है निम्नलिखित में कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का जो है एक अंग नहीं है। तो इनमें से कौन सी जो है भारतीय रिजर्व बैंक की जो है मौद्रिक नीति का अंग नहीं है, तो होगा जीएसटी। जीएसटी जो है भारतीय मौद्रिक नीति का जो एक अंग नहीं है। जबकि नकदी आरक्षित अनुपात यह है, सर्वाधिक सरलता अनुपात यह भी है, बैंक दर, ये सभी मौद्रिक नीति अनुपात का जो है अंग है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। प्रश्न है यूएसडीए के अनुसार वर्ष 2019-20 में उत्पादन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक बना है। तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन बना है, तो वह बना है चीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीन। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 43। प्रश्न है ईमेल पते यानी कि india@solu.edu में इंडिया जो है क्या है, तो इंडिया जो है यूजर नेम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर इस प्रकार से अगर आप ईमेल आईडी लिख रहे हैं तो इसमें जो यह पहले लिखा गया होता है @ के पहले, वह यूजर नेम कहलाता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 44। प्रश्न है कि भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन जनवरी 2019 में जो है कहाँ पर किया गया था। तो जनवरी 2019 में कहाँ पर किया गया था, तो वह मुंबई में किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 45। प्रश्न है कि मानव आँख में मौजूद अंडाकार जो स्थान होता है वह सर्वोत्तम दृष्टि के जो किस क्षेत्र का होता है, तो वह होता है वह किस प्रकार के जो है दृष्टि से होता, किस प्रकार का दृष्टि का होता है, तो उसको हम आइरिस कहते हैं। और वह पीला होता है। वह कैसा होता है, तो वह पीला होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पीला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 है इस प्रकार को जो है
इसमें से लुप्त पद छांटना, मतलब इस स्थान पर कौन सा होगा। तो यह जो है सवाल गलत दिया गया था, तो इसका जो है स्टार मार्क कर दिए हैं। तो इसका आप लोगों को जो भी सवाल गलत दिया रहेगा सरकार जो है उसका नंबर सभी लोगों को देगी, तो आप लोग इसका टेंशन मत लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 है कि यह व्यंजक दिया 1 + 1/3, 1 + 1/4, 1 + 1/5 इस प्रकार से दिया है, तो इसका मान क्या होगा। तो इसका यह सीधा फार्मूला है, यह होता है n/n-1 फार्मूला होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। प्रश्न है कि वह किस जो है विज्ञान की वह शाखा जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या आनुवंशिक गुणवत्ता के में जो है सुधार करना चाहते हैं, तो वह कौन सा है। तो वह है यूजेनिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे। तो इसके जो पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे वह जॉर्ज यूले थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न नंबर 50। प्रश्न है आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैगीफेरा इंडिका, आम का वैज्ञानिक नाम होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोग यहाँ तक देख लिए हैं तो आप लोगों का धन्यवाद। आप लोगों के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखती है। अब इसके आगे के जो प्रश्न है वह अगली क्लास में आपको बता दिए जाएंगे। तो क्लास नंबर 22 जो है इसके बाद जो आएगी उसको आप लोग देख लीजिएगा। इसको इसलिए देखने के लिए जो है पहले आप लोग YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि इसके आगे की जो क्लास होगी, यानी कि जो प्रश्न नंबर 51 से 100 तक जो बचे हुए सवाल है उसको हम अगली क्लास में बता देंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।